आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है किसान की बात। और आज मैं हूं रजनी इस कार्यक्रम में, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विनोद कुमार। और स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। नमस्कार। विनोद जी, आज के मौसम की बात कर लें, क्योंकि दिल्ली का मौसम बहुत ही सुहावना बना हुआ है और हो सकता है कि ये शहर के लोगों के लिए थोड़ी परेशानी पैदा करे, लेकिन हमारे किसान भाई इस समय बहुत ही खुश हैं इस बारिश से, क्योंकि ये जो बारिश है उनके खेतों, उनकी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। बिल्कुल सही कहा आपने रजनी। और देखो, इसमें एक चीज है, ये जो टाइम आता है, इस टाइम पे जैसे हमारे फल वर्गीय हैं या फिर हमारी जो बेल वाली सब्जियां हैं और जो हमारी परंपरागत खेती है, तो इन सभी में ये जो हल्की बूंदाबांदी है, आप ये मान के चलें कि ये सोने पे सुहागे वाली बात होती है। बिल्कुल विनोद जी। और किसान जो हमारे अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता भी हैं। ऐसे में भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हर जानकारी हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए देते हैं, जो कि एक लाइव इन प्रोग्राम है, जिसमें हमारे श्रोता हमसे जुड़ भी सकते हैं फोन कॉल के जरिए। और सबसे जरूरी बात जो है वो आज का विषय हम बता दें कि आज का विषय क्या है। तो विनोद जी, हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि क्या है आज का हमारा विषय रहेगा किन्नू और नींबू के बगीचों की देखभाल। और इसमें अगर आपको डॉक्टर साहब से कोई भी अपना सवाल जानना है या पूछना है, तो उसके लिए आप जो दिल्ली का नंबर है यहाँ का 23421608, और दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो 011 लगाना ना भूलें। नंबर एक बार फिर बता देते हैं, 01123421608। और विनोद जी, यहाँ पे एक सबसे जरूरी बात ये भी है कि जो नींबू वर्गीय पौधे होते हैं, फल होते हैं, ये औषधीय गुण से तो भरे होते ही हैं, और ये हम आम लोगों के लिए जितने लाभकारी है ना, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये किसान भाइयों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। तो इसलिए आज हम डॉक्टर साहब बात करेंगे किन्नू और नींबू के बागों की देखभाल में। और हमारे बीच आज उपस्थित हैं डॉक्टर A.K. दुबे, जो प्रधान वैज्ञानिक, फल विभाग संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं विनोद जी, और डॉक्टर साहब आपकी तरफ हम रुख करेंगे। और जो सबसे पहला सवाल हमारे किसान भाइयों की तरफ से वो ये है कि अगर कोई किसान भाई नींबू वर्गीय जो ये फल है, नींबू या किन्नू, इसके बाग अगर मतलब वो करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, तो किस तरह से क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए और कौन सा समय है जो उपयुक्त होगा इसके लिए? बहुत सही प्रश्न है, क्योंकि इस समय जैसा आपने अपने शुरुआती बात में कहा है कि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, और फल जो भी हमारे पत्ती ना झाड़ने वाले फल होते हैं, उनके लिए रोपण का ये सबसे उपयुक्त समय होता है। तो मैं किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर कोई किसान भाई किन्नू या नींबू में दोनों प्रकार के आ जाते हैं। एक लेमन होता है जिसको हम अचार में प्रयोग करते हैं, दूसरा कागजी नींबू होता है जो हम लोग घर में सलाद वगैरह में खाते हैं।
वो खट्टा ज्यादा होता है और लोग उसका घर में बहुत प्रयोग करते हैं। तो अगर इनकी बागवानी कोई करना चाहता किसान भाई, अगर बागवानी करना होगा तो उन्होंने प्लान बना लिया होगा कि हम इस साल बाग लगाएंगे। बिल्कुल। अब प्रश्न ये आता है, इसमें बाग लगाने से पहले जो उनको 2-3 चीजें देखनी पड़ती हैं, वो ये देखनी जरूरत है कि आपकी जो मृदा है वो समतल होना चाहिए और उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होना चाहिए। जी। नींबू वर्गीय फल अगर हम बात करें, अगर सारे फल की बात कर लें, उसमें किन्नो भी शामिल है, खट्टे नींबू भी शामिल है, मीठा नींबू भी शामिल है। तो उसमें जो भी जमीन की गहराई जरूर किसान भाई चेक कर लें कि जमीन की गहराई अगर 5 फुट या उससे ज्यादा है तो किसान भाई वहाँ नींबू वर्गीय फलों की खेती विशेष तौर की किन्नो और नींबू की कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया उचित जल निकास, क्योंकि इसमें एक रोग लगता है फाइटोप्थोरा की जो समस्या होती है वो वही होती है, जब पानी का जल भराव होगा तो फाइटोप्थोरा ज्यादा लगेगा। मैंने कि अब उसका प्रबंधन करोगे तो उसमें लागत बढ़ेगी तो इनकी आमदनी कम होगी। तो पहले से ये चीज ध्यान रख लें। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा होता है कि जो मिट्टी है, मृदा है, उसका जो रासायनिक क्रिया है वो क्या होना, उसका पीएच कितना होना चाहिए, उसका ईसी कितना। तो ये जो किस्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं किन्नो नींबू की, ये लवड़ के प्रति संवेदनशील होती हैं कि ज्यादा लवड़ीय मृदा है या लवड़ीय पानी है, पानी में अगर नमक ज्यादा है, मिट्टी में नमक ज्यादा है तो वहां पे इसकी बागवानी नहीं हो सकती। तो इसके लिए ध्यान रखें कि अपना मिट्टी की जांच करा लें लगाने से पहले। अगर इसका पीएच मान 7.2 7.4 के करीब है तो नींबू वर्गीय फल जैसे किन्नो है नींबू की खेती की जा सकती है। जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है वही उसी खेत में हम करें। अगर हमें कहीं भी हल्का सा सफेदपन या नमकीन हो तो वहाँ पे हम ये देख लें, हल्का मतलब हमने एक मानक बताया 7.4 तक अगर तो मृदा जांच है उससे पहले हमें करवा लेनी चाहिए। मान और इसी तरीके ईसी अगर 1.2 रेशियो में अगर हम लेते हैं और वो 0.5 से कम है तो हम नींबू वर्गीय फलों की खेती वहां कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज मान लो अब इसके बाद पानी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी तो सिंचाई में भी चेक करा लें। अगर आपका पानी में 750 मिलीग्राम पर लीटर से साल्ट अगर कम है तो आप नींबू वर्गीय फलों की किन्नो की या नींबू की खेती वहां पे कर सकते हैं। तो ये तो बात ये रही है कि पहले आपको क्या सावधानियां बरतना है, मृदा की जांच करानी है, पानी का। हाँ, अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि गड्ढे खोदने की बात है तो ये हमारा जो भी ग्रुप है इसके लिए आप 75x75x75 सेंटीमीटर के गड्ढे खोद सकते हैं। और खोदते समय ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो ऊपर की सतह पे ज्यादा होती है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम नीचे की मिट्टी निकाल देंगे, ऊपर की मिट्टी में बराबर मात्रा में सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट। ध्यान रखें कि सड़ी जरूर मतलब सड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज उसमें दीमक का प्रकोप होने की पूरी संभावना रहेगी। तो इस तरीके से गड्ढे भर दें। बारिश हो रही है, बारिश में गड्ढे बैठ जाएंगे। फिर जो प्रमाणिक नर्सरी है वहां से देखो, किन्नो की कोई किस्म नहीं है, किन्नो अपने आप में किस्म है। तो जो भी प्रमाणिक नर्सरी है वहां से किन्नो कह के पौधे ला सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि वो बडेड प्लांट होने चाहिए, बीजू नहीं होने चाहिए। बडेड प्लांट में फल जल्दी आ जाते हैं। नींबू का बीजू पौधा आप ले सकते हो, उसमें पॉलीमरियानी बहुत ज्यादा होती है तो न्यूक्लियस सीडलिंग होती है तो जल्दी वो जम जाएंगे। लाने के बाद नींबू में कटाई छटाई करने के बहुत कल्ले आएंगे। और जो किन्नो है उसमें यह देखना कि बड के नीचे अगर कोई कल्ला आ रहा है तो उसको जरूर तोड़ दें, अन्यथा क्या होगा 4 साल बाद पता चलेगा या ये जो नीचे से निकल गया है तो खाने वाला नहीं है। तो ये जरूर ध्यान रखें किसान। हाँ, किन्नो की बड जो ऊपर लगी है उसको नियंत्रण उसको देखते रहें और देखने के बाद उसको नीचे कल्ला अगर आ रहा है उसको हटा दें। इसमें मैं किस्में बताना चाहूंगा, जैसे हमारे संस्थान ने भी 2 किस्में बताई निकाली हैं, पूसा उदित तो पूसा अभिनव। ये तो है कागजी नींबू की। इसके अलावा जो लेमन की अब बात करें, अगर किसान भाई कोई अचार वाला नींबू लगाना चाहता है जो मई जून में पक जाता है तो उसकी एक कागजी कलामेरी किस्म है, पुरानी किस्म है। एक अभी हमने पूसा सीडलेस 1 पूसा लेमन 1 करके एक नई किस्म निकाली जो भी बहुत अच्छी किस्म है। कागजी कलाम 15 दिन पहले पकती है, उसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। तो किन्नो और नींबू में ये किस्म है जो बहुत अच्छी चली। इसके अलावा अगर कोई एनसीआर के बाहर का है या दूर का है तो इसके अलावा विक्रम है, प्रेमालिनी है, साई सरबती है, बालाजी बहुत अच्छी किस्म है। लेकिन इन सब किस्म को जैसे आप अपने जो लोकल क्षेत्र है वहां से भी आपको इनकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कि अगर आपके क्षेत्र में बालाजी की अच्छी। लेकिन जो अपना दिल्ली के आसपास के किसान हैं तो क्या इनको ये जो किस्म है ये अभी इनको तैयार मिल सकती हैं या फिर उसके लिए आवेदन करना होता है पहले?
नहीं, सब जगह आवेदन की नहीं, जैसे नर्सरी कई प्रकार की होती हैं। हमारी कुछ भारत सरकार की हैं, कुछ प्रदेश सरकार के विभागों में नर्सरी हैं, कुछ नर्सरी प्राइवेट के सेक्टर में भी हैं। तो वो उनका अपना अपना सबका प्रोसीजर है कि कोई बुकिंग करवाता है जिसके पास पौधों की सप्लाई कम होती है, और कोई डायरेक्ट भी दे देता है, वो शर्त है। लेकिन आप कहीं से भी लें, लेकिन वो नर्सरी प्रमाणिक नर्सरी होनी चाहिए, जिससे आप आज किन्नो लगाएं तो 4 साल बाद जब उसमें 3 साल बाद फल आए तो वो किन्नो ही निकले। तो वो किस्म का ध्यान रखें, और वहां से किसान भाई पर्ची जरूर लें कि उन्होंने जो किस्म ले रहे हैं वो किस्म लिखी होनी चाहिए कि हाँ भाई हम ये पौधा दे रहे। तो कल को कोई अगर उसमें कमी निकलती है तो दावा करने के लिए वो हमारे पास उसका ही प्रमाण होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जैसे किसान भाई जो जब बागवानी की तैयारी में रहते हैं, तो जब पौध की तैयारी करते हैं उस समय पौध का सही विकास हो, इसके लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए उन्हें? एक्चुअली में ये उनको वहीं देखना है जैसे जिस नर्सरी में लेने, क्योंकि ये थोड़ा तकनीकी विषय हो जाता है कि जब हम पौध तैयार करते हैं तो उसमें हमारे जो एक्सपर्ट माली होते हैं या एक्सपर्ट तकनीशियन होता है, उनकी देखरेख में हम कटिंग है, बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, जो भी हमारी जो मेथड्स हैं उनको जिस फल के लिए होता है उसको करते हैं। तो एक तो जहाँ किसान भाई लेने जा रहे हैं, जिस नर्सरी से लेने जा रहे हैं, वहाँ उनको देखना है कि जिस वातावरण में ये पौधे तैयार किए गए हैं वो वातावरण कैसा है। वहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुख्य बिंदु है वो देखना चाहिए कि कहीं जो पौधा वो ले रहे हैं वो रोग ग्रसित तो नहीं है, उसमें कोई मृदा जनित रोग तो नहीं लगा हुआ या कोई वायरस तो नहीं लगा हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके क्षेत्र में नहीं होगा कोई रोग, लेकिन जब आप किसी ऐसी नर्सरी से पौधे ले आओगे जहाँ पे फाइटोप्थोरा के जीवाणु साथ में आएंगे तो आपके जो एरिया है उसमें भी धीरे धीरे वो फैल जाएगा। तो ये किसान भाई वैसे ये है कि प्रमाणिक नर्सरी वाले ये ध्यान रखते हैं कि वो अपनी जमीन का वो करते रहते हैं, टेस्टिंग करते रहते हैं कि इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, रोग नहीं है। और कई हमारी पौधशालाएं हैं जो रोग मुक्त पौधे देती हैं, तो ज्यादातर वो नर्सरी का चुनाव करें। नर्सरी में आजकल एक समस्या और है, जैसे नेमाटोड है, बहुत बड़ी समस्या है। वही है, अगर आपके क्षेत्र में नहीं है, अगर आपके क्षेत्र में नहीं है वो आप किसी ऐसी नर्सरी से ला रहे हैं तो आपके क्षेत्र में वो आ जाएगा। तो वो ध्यान देने की बात है, क्योंकि ज्यादातर समस्याएं होती नहीं है, वो समस्याएं बाहर से आ जाती हैं। जो किसी दूसरे क्षेत्र की बीमारी है वो हमारे क्षेत्र में तो इसके लिए तो फिर डॉक्टर साहब सबसे बढ़िया ये है कि जिस किसान भाई ने अपना मन बना रखा है कि भाई हमें कोई भी बागवानी का काम अगर करना है तो सबसे पहले उनके जो आसपास में कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां जाएं, कौन कौन सी किस्में हमारे क्षेत्र में कामयाब होती हैं या हमारे क्षेत्र के अनुसार कौन सी किस्में अच्छी हैं, तो उनका ही वो चुनाव करें। और कोशिश ये रखें कि भाई जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे ही हम कहीं ना कहीं जो प्रमाणित नर्सरियां हैं। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र खोले इसीलिए गए किसानों को सीधा फायदा करें, लेकिन वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान का वो कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब पौध लगा लेते हैं, कोई रोज जो उन्हें डेली जो समस्या का सामना करना पड़ता है उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से वो हमेशा सहयोग लेते रहें। वहाँ पे विषय विशेषज्ञ बैठते हैं जो आपके उसको जो क्षेत्र का मतलब ज्ञान रखते हैं। हाँ, जो भी आपकी समस्या होगी नींबू वर्गीय फलों में, किन्नों में या नींबू में, उसका वो निदान आपको बता सकते हैं। और जब समस्याओं का किसान भाई समय से निदान करेंगे तो एक तो ये होगा उनका खर्चा कम आएगा, दूसरा ये उत्पादन बढ़ेगा। तो इसलिए संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। तो विनोद जी, यहाँ पर ये बात भी बहुत जरूरी है कि जब बात हो रही है कि सही समय पर समस्या का निदान हो जाए, जब पौध लगा लेते हैं डॉक्टर साहब, और खास करके इस मौसम में जब पौधरोपण करते हैं तो खरपतवार की समस्या बहुत ज्यादा किसानों के सामने बिल्कुल होती है। इस समय तो इसे विशेष तौर से जैसे बारिश का मौसम है और इस समय खरपतवार बहुत ज्यादा वृद्धि भी करते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में उगते भी हैं। तो जैसे जब हम बात कर रहे हैं नींबू वर्गीय विशेष तौर से किन्नों और नींबू, तो खरपतवार का जो नुकसान होता है वो मैं किसान भाइयों को बता दें, उससे उनको समझ में आएगा कि खरपतवार का नियंत्रण करना कितना जरूरी है। क्योंकि कुछ कीट होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, वो खरपतवार में छुपते हैं।
तो वो क्या करेंगे, जैसे हम उदाहरण दें फल मक्खी का, फल चूसक कीड़ा का, तो ये क्या करते हैं, अभी जैसे किन्नो है यानी वो इसमें वो अपने अंडा देगी तो वो फल सड़ जाएगा, तो फल गिरने की समस्या शुरू हो जाएगी। और ये छुपती कहाँ है, ये खरपतवार में छुपती है। तो खरपतवार का नियंत्रण इसलिए जरूरी है। दूसरा क्या, कई खरपतवार जो ऐसे कीट को अभी संरक्षण करते हैं जो वायरस फैलाते हैं। तीसरा ये है कि जो भी आप पोषक तत्व प्रबंधन कर रहे हो बाग में, तो उसमें ये भी भागीदारी इनकी भी हो रही है। तो हम तो समझ रहे कि मेरे पौधे को मिलेगा नहीं, उससे आधे से ज्यादा खरपतवार ले रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा, आपका उपज भी कम हो रही है और आपके फलों की गुणवत्ता भी कम हो रही है। तो इसलिए इनका जो नियंत्रण है बहुत जरूरी। अब प्रश्न आती कैसे किया जाए, तो देखिए ऐसा छोटे पौधे हैं तो उनमें तो किसान भाई जो आपका जो भी ट्रैक्टर वगैरह है, क्योंकि उनमें बहुत कम जगह होती, बाद बाकी जगह खुली पड़ी होती है, उससे आप जुताई करवा सकते हैं। अगर किसी का बाग लगा हुआ है, किन्नों का बाग लगा हुआ है या नींबू का बाग लगा हुआ है, तो हम इसी प्रोग्राम में कई बार बताते हैं कि जो हमारे नींबू वर्गीय फल हैं उसमें किन्नो या वो सरफेस सीडर होते हैं, उनकी जड़ें ज्यादातर ऊपर होती, तो उनमें बहुत ज्यादा ट्रैक्टर से जुताई नहीं करवा सकते, क्योंकि बार बार जड़ें टूटती रहेंगी तो पौधे ना तो पानी उचित मात्रा में ले पाएंगे और ना पोषक तत्व ले पाएंगे। तो उसमें ये ध्यान देने की बात ये कि जो उसका सर्किल होता है, जो पौधे का गोला होता है जहाँ पे जड़ें होती है, वो कोशिश करें कि उनमें खरपतवार खुरपी से निकाल दें, हल्की खुदाई करके खुरपी से निकाल दें। और जो पंक्ति के पंक्ति बीच में खरपतवार है उनमें आप कोई भी रोटावेटर या हल्का ट्रैक्टर जो भी आपके पास हो, हल्का गहराई से उसमें चला दें। अगर नहीं है, आपके कैनोपी मिल गई है, पौधे आपका ट्रैक्टर नहीं चल सकता है, तो कई प्रकार के जो खरपतवार नाशी हैं उनका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। जैसे चौड़ी पत्ता वाला है तो उसमें 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं, अट्राजीनिक कर सकते हैं, सिमेजीनिक कर सकते हैं। तो कई प्रकार की रिसाइड या खरपतवार नाशी हैं वो उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारियां हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे विनोद जी, और साथ ही इस कार्यक्रम में भी कुछ और अच्छी जानकारियां हम पहुंचाएं अपने श्रोताओं तक। उसके लिए सबसे पहले आइए लेते हैं ये अंतराल, उसके बाद अपने श्रोताओं को कुछ और जानकारी भी देंगे हम। अरे क्या कर रहा है, इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम किसान की बात में। मैं हूं रजनी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विनोद जी। विनोद जी, अब वक्त है कि कुछ जरूरी जो सूचना या संदेश है वो अपने हम किसान भाइयों और श्रोताओं तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं ये सूचना दे दूं, उसके बाद आप भी कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे श्रोताओं तक पहुंचाइए। तो बात करेंगे अपने किसान भाइयों से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपनी कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत फसल विज्ञान प्रभाग के सहयोग से फसल सुधार के लिए त्वरित प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए तीसरी बार हैकथॉन कृतज्ञ का आयोजन कर रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में इस तरह की पहल से सीखने की क्षमता, नवाचार व समाधान, रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता फसल क्षेत्र में वांछित तीव्र परिणाम को बल मिलेगा। साथ ही देश में प्रौद्योगिकी समक्ष समाधानों का अधिक से अधिक अपनाने को बढ़ावा भी मिलेगा। आपको बता दें कि कृतज्ञ का मतलब क्या है, यहाँ पे क्यों इस आयोजन को ये नाम मिला। यहाँ पर क्री से मतलब है कृषि, त से हो गया तकनीक और ज्ञ से ज्ञान। इन तीनों के समायोजन से बना है ये नाम कृतज्ञ। इस प्रतियोगिता में देश भर के किसी भी विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और नवप्रवर्तन
और उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप समूह के साथ भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। समूह में अधिकतम 4 प्रतिभागी ही हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें छात्र के साथ 1 से अधिक संकाय सदस्य या फिर 1 से अधिक नवोन्मेषक या उद्यमी नहीं होंगे। भाग लेने वाले छात्र स्थानीय स्टार्टअप प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों के साथ सहयोग कर सकते हैं और 5 लाख रुपए तक जीत भी सकते हैं। बता दें कि आयोजन के लिए पंजीकरण 26 सितंबर 2022 तक ही होगा। तो ये बहुत ही आवश्यक सूचना थी जो अभी आप लोगों ने सुना है। और अब रुख करेंगे विनोद जी की तरफ। विनोद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज की जो जरूरी जानकारी आपके पास मैं देख रही हूँ, आप कुछ बहुत ही तैयारी के साथ बैठे हैं। क्या है आज के आपके पिटारे में? ये इसमें एक खुशी की बात तो ये है कि जो चीजें अभी हमारे यहाँ से विलुप्त हो गई थी, हम बात करेंगे चीता की। बिल्कुल। तो देखो, चीता अगर हम बात करें विश्व में तो लगभग 7,000 के आसपास इनकी संख्या है, जिसमें से 17 ऐसे देश हैं जहां ये पाए जाते हैं, जैसे अल्जीरिया, अंगोला, बोत्सवाना, चाड, ईरान, केन्या, मलावी, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, लीबिया और दक्षिणी सूडान जी। और इसके अलावा 28 देश ऐसे हैं जहां से चीता बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। अगर हम भारत की बात करें तो आखिरी बार 1947 में 3 चीते हमारे कोरिया जिले के मतलब जो यहाँ वहां पे एक जो जंगल है वहां से मंगाए गए थे, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो जी। तो आखिरी बार उनका भी वहां से शिकार हो गया था और 1952 में भारत सरकार ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था। और ये बहुत ही दुख की बात है विनोद जी कि यहाँ पर जो ऐसे जो जानवर हैं जिनकी इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे देश में, उसके बाद भी लोग उसकी महत्ता को नहीं समझ रहे, उनका शिकार कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखो, अब फिर सरकार ने इसमें और भी काफी सारे काम किए और उसके बाद अब ये चीजें दोबारा हमारे देश में आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं। और 17 सितंबर 2022 मतलब कल के दिन जी। जो मध्य प्रदेश का कुनो पालपुर अभ्यारण्य है, वहां पे 8 चीता हमारे यहाँ नामीबिया से आ गए हैं, जिनको वहां पे कल स्थापित किया जाएगा उधर। बिल्कुल। और 8 चीतों में अगर हम बात करें तो 3 यहाँ पे हमारे पास नर चीता और 5 इसमें मादा चीता हैं, जिनकी उम्र लगभग 2.5 साल से लेके 5 साल के बीच में है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे सभी देशवासियों के लिए कि जो बाहर से चीता मंगवाए गए हमारे देश में। जाहिर सी बात है, अब लोगों को ये समझने की जरूरत भी है कि जिस तरह से बाहर से जो चीजें मंगाई जा रही हैं, अगर उन लोगों ने इस तरह से शिकार कर इनको खत्म ना कर दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। खैर, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में डॉक्टर साहब समय है कुछ और सवालों का और हमारे किसान भाइयों तक कुछ और जानकारी पहुंचाने का। विनोद जी, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे अब नई समस्या। और जो हमारे श्रोता हैं वो जानना चाह रहे हैं कि जो अभी हमारे फल वृक्ष हैं, फल जिन पे आए हुए हैं या फल जिनसे हम ले रहे हैं, तो उनकी देखभाल के लिए अभी हमें क्या क्या करना है? बिल्कुल, मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे ये प्रोग्राम में मैं 2 फसल पे चर्चा कर रहा हूँ, एक तो किन्नू है और दूसरा नींबू है। तो इनका दोनों का फलत का जो समय है वो अलग अलग है। अगर हम बात करें नींबू की, तो नींबू जो 2 प्रकार के होते हैं, दोनों की तो, मतलब जो कागजी जो अचार वाला नींबू होता है बड़ा वाला, उसकी तुड़ाई हो चुकी है। छोटे वाले नींबू की तुड़ाई अभी चल रही है। तो किसान भाइयों को जो ध्यान देने की बात यह है कि इस तुड़ाई करते समय विशेष तौर से ध्यान ये रखें। तभी एक तो जो आपका नींबू हल्का पीला होने लगा हो उसको तोड़ दे। बिल्कुल पीला होने का ना इंतजार करें, क्योंकि उसको अगर आपको दूर दराज मंडियों में पहुंचाना है तब तक वो पूरा पीला हो जाएगा। तो एक तो ध्यान ये रखें। दूसरा ये कि अगर उसमें कोई रोग ग्रसित, विशेष तौर से कैंकर ग्रसित अगर कोई पौधा है फल है, तो उसको जरूर किसान भाई ग्रेडिंग करके सॉर्टिंग करके उसको वहीं पे निकाल दें, क्योंकि जब आप मंडी में भेजोगे तो आपको दाम कम मिलेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण फसल है कि आप पैकिंग बहुत अच्छी करें, क्योंकि जितना अच्छा आप पैकिंग करेंगे उतना अच्छा आपको बाजार में भाव मिलेगा। तो ये तुड़ाई से संबंधित रही है। ये किसी में नींबू की जो बात कर रहा हूँ, नींबू विशेष तौर से जो कागजी नींबू है उसमें एक रोग लगता है कैंकर है। तो कैंकर रोग पे किसान भाई जरूर नजर रखें कि उससे क्या होता है, गुणवत्ता तो अंदर की नहीं, जूस की नहीं खराब होती है, लेकिन उसका जो देखना है वो खराब हो जाता है, अपीयरेंस खराब हो जाता है, तो बाजार भाव कम हो जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों को उसका नियंत्रण जरूर करना है। तो इस समय वो जरूर आएगा।
उसके नियंत्रण करने के लिए किसान भाई, एक तो जब अगर कहीं ज्यादा आ गया तो टहनी में उसके छोटे छोटे दाने दिखाई पड़ते ब्राउन कलर के, तो जिस टहनी में ज्यादा उसको काट के निकाल दें, क्योंकि बारिश है तो उसमें फंगस लगेगी, तो इसलिए जैसे ही टहनी काटे वैसे ही उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या बोर्डो पेस्ट लगा दें। दूसरा ये है कि छिड़काव जरूर करें, उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवा आती है, उसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ मिला के 100 mg पर लीटर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 3 ग्राम पर लीटर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना के दोनों को इकट्ठा मिला के अगर ये छिड़काव करते रहे किसान भाई, तो जो कैंकर की समस्या इससे निजात मिल जाएगी। तीसरी समस्या जो है, जो दोनों में आ सकती है, वो है एक जल प्रवाह निकलते हैं, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है तो जो मुख्य तना होता है उससे अगर कोई कल्ला निकल गया उससे फल नहीं आएंगे। तो किसान भाइयों को चाहिए उनको समय से निकालते रहें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें जब बारिश हो तब ना निकालें, क्योंकि बारिश होगी तो फंगस वगैरह फैलने के, कीड़े बीमारी फैलने का ज्यादा चांस रहेगा। अगर वो नहीं निकालेंगे तो वो खाना तो बहुत लेंगे लेकिन उपज नहीं देंगे, तो वो किसान भाइयों को ध्यान रखें। उनकी पहचान थोड़ा सा वो क्या होता है, वो तिकोने होते हैं, वो एक निकलेंगे तिकोने होंगे और बहुत ज्यादा उनमें ग्रोथ होगी, तेजी से बढ़ेंगे। और दूसरे क्या होता है, वो मुख्य शाखा से निकलते हैं और फल लगते हैं जो चारों तरफ की जो शाखाएं बाहर से निकलती हैं उनमें फल लगते हैं। तो किसान भाई पहचान लेंगे अगर तिकोने हो, कांटा लंबा हो, बहुत ज्यादा उनकी जल्दी हो रही हो, तो ऐसे और मुख्य तना से निकल रहे हो तो ऐसे को उनको निकाल दें। ये दोनों में आ सकती है समस्या। अब मैं किन्नों की अगर बात करूं तो किन्नों में इस समय चूंकि फल लगे हुए हैं, फल में फल मक्खी का प्रकोप इस समय होने की पूरी संभावना है। तो पहला तो किसान भाई फल मक्खी का नियंत्रण की कोशिश जरूर करें, क्योंकि उससे फल गिरने की दूसरी समस्या जो है आएगी फल गिरने की। फल गिरने की भी समस्या बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए किसान भाई अगर चाहें तो 2,4-D 10 से 15 मिलीग्राम प्रति लीटर का घोल बना के अगर छिड़काव करेंगे, हार्टिकल्चर ग्रेड की आती है, तो उससे ये फल गिरने की समस्या को रोका जा सकता है। फाइटोप्थोरा का थोड़ा ध्यान रखें, अगर गोंद वगैरह निकल रहा है तो उसमें रिडोमिल का घोल डालें। इस तरीके से किन्नों के बागों का भी प्रबंधन किसान भाई अधिक लाभ के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने हमारे किसान श्रोताओं को दी किन्नू और नींबू के बागों के लिए। और विनोद जी, अब वक्त हो रहा है इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देने का, तो आइए अपने श्रोताओं को हम दे दें धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो सभी श्रोताओं को मेरा और विनोद जी का नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।